पीएम मोदी के सिंघम तमिलनाडु में करेंगे क्या कमाल? क्या कोयम्बटूर हो पाएगा भगवामय? दक्षिण की राजनीति में अब कैसा चमत्कार? 2024 में क्या पूरा होगा संघ का सपना? क्या बड़ा परिवर्तन लाएंगे पीएम मोदी के नवरत्न? क्या कहती है के अन्नामलई की कुंडली? देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से आपके राजपुरोहित मधुर जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। तो दक्षिण की राजनीति को यानी कहें या फिर यूं कहें कि साउथ को जीतने के लिए अब की बार पीएम मोदी ने अपने एक योद्धा को जमीन पर उतार दिया है, जिनका नाम है के अन्नामलई। इस नाम से आप भी अवगत होंगे। जी हाँ, हम उन्हीं के अन्नामलई की बात कर रहे हैं जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और अपनी ये अधिकारी नौकरी को छोड़ छाड़ के अब दक्षिण में खासकर तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति को उखाड़ फेंकने का उन्होंने संकल्प लिया है, ताकि आपके तमिलनाडु में कमल खिल सके। और कोयम्बटूर से इस बार उन्हें भाजपा की तरफ से टिकट भी मिला है। अब सवाल ये उठता है कि भाई दक्षिण में कमल खिलाने की जो उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि 24 के ठीक 2 साल बाद यानी कि 2026 में तमिलनाडु में भी आपके विधानसभा के चुनाव हैं, और ऐसे में अगर अभी से नींव मजबूत हो जाएगी तो कमल खिलने के आसार भी पूरी तरह देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में क्या कहती है के अन्नामलई की राजनीतिक कुंडली, और कमल खिलाने में के अन्नामलई कितने सक्सेस हो पाते हैं? पीएम मोदी के दक्षिण के किले को जीतने में कितनी बड़ी कामयाबी उनको मिल पाती है इस बार? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। मधुर जी से बताएं। राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें नए नए चेहरों को हमेशा उस पर दांव चला जाता है जी। क्यों? क्योंकि इसलिए प्रजातंत्र को हमेशा एक बनाए रखने के लिए और प्रजा के हित में जो राजा काम करे उसी का नेतृत्व, उसी के नेतृत्व में जनता कहीं ना कहीं अपना सुख और चयन, अपनी रात की नींद, अपने दिन का वो आहार, विचार, व्यवहार आदि तमाम चीजें उस राजा के नेतृत्व पे भी निर्भर करती हैं। जैसे राजा के नेतृत्व में अभी जैसे दक्षिण से आपने बताया कि कोयम्बटूर सीट से के अन्नामलई जी को उतारा गया है। तो दक्षिण एक ऐसी परंपरा, दक्षिण में एक ऐसी प्राचीन पद्धति जहाँ पर स्वयं में लोग संस्कृत में वार्ता करते हैं। दक्षिण की परंपराओं में, दक्षिण में इतने पवित्र स्थल बनाए गए हैं जहाँ पर जैसे स्वर्ण में स्वर्ण मंदिर आदि, सूर्य का मंदिर भी वहाँ पर विराजमान है आदि, ऐसी बहुत सारी ऐसी पवित्र धरा पर जहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। लेकिन उसके अस्तित्व को उत्तर भारत से लोग जाकर के दक्षिण भारत में देखने का, अवलोकन करने का अपना एक मार्ग निकालते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तो ऐसे में जब यहाँ से जनमानस वहां पहुंच रहा है दक्षिण में, तो दक्षिण में किसी एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में सत्ता हो जो कि उत्तर भारत से गया हुआ जनमानस दक्षिण भारत में जा करके अपने आप को मतलब सुलभ महसूस करे। तो ऐसी परिस्थिति में के अन्नामलई जी को जो उतारे हैं आदरणीय मोदी जी, के अन्नामलई के नाम से यदि देखा जाए तो कुमार का नाम का अगर अक्षर आ रहा है, के अक्षर आ रहा है, वहीं पर राजनीतिक जो आपको लोकसभा प्राप्त हुई है वो कोयम्बटूर, वो भी के से आ रहा है। तो नाम और स्थान दोनों की एक ही राशि, मिथुन राशि से संबंधित चीजें होंगी। तो राशि के अनुसार अगर देखा जाए तो मिथुन राशि का कार्यकाल जब से जनवरी माह में सूर्य का परिवर्तन हुआ था, जब से सूर्य का परिवर्तन मकर राशि में हुआ था, मकर में जब सूर्य का परिवर्तन हुआ उसके बाद से लेकर के मिथुन राशि के लिए जो समस्याएं थी वो जनवरी में ही उसका विलय हो गया, अर्थात वो समापन हो गया। तो जनवरी से लेकर के मिथुन राशि का भाग्योदय राजनैतिक ही नहीं अपितु वैसे भी अगर आप सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं तब भी कहीं ना कहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बेहतर समय और संयोग शुरू है। तो ऐसे में के अन्नामलई के लिए जो सीट का जो अगर देखा जाए कि सीट की प्रतिभा उनके पक्ष में कितनी होगी, तो उनके ग्रह गोचर के अनुसार सूर्य के साथ साथ देखिए, सूर्य और शनि जब पिता और पुत्र दोनों एक साथ होते हैं तो सत्ता आपको कौन स्थापित करता है? सत्ता में कौन स्थापित करता है? शनि आपको राजयोग में पद स्थापित कराता है कि आप इस पद पर सुशोभित हों, लेकिन सूर्य वहीं आपको सत्ता दिलाता है। तो सत्ता धारक पहले आप बने, पद आपको बाद में प्राप्त हो। तो ऐसे में सूर्य की परिस्थिति यदि देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए इस समय बेहतर दिखाई पड़ रही है। उस बेहतर परिस्थिति में कोयम्बटूर सीट से जनता का उनको अपार स्नेह तो मिलेगा, लेकिन कड़े संघर्षों के बाद मिलेगा। कारण
सूर्य का उदय होता है तो सूर्य छिपता भी है, जी। जब सूर्य छिपता है तो लोग अंधकार में हो जाते हैं, चंद्रमा की उपस्थिति में हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने विश्वास को जगाना, जैसे आप पहले एक राजस्व पद पर काम कर चुके हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, उस प्रशासनिक अधिकारी के पद का परित्याग करके राजनीति में आकर के एक ऐसे नेता बन करके आप अपने अंदर उस प्रतिभा को लाना चाहते हैं जिससे जनमानस की समस्याओं को जो आज दरकिनार हो रही है उसे दरकिनार ना किया जाए, उसे देखा जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में जब जब मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जी। तो ये परिस्थितियां अपने जीवन में आपको धारण करके चुनाव में इस बार आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन कुंडलीय ज्योतिषीय गणना के अनुसार आपको विजय प्राप्त होती दिखाई पड़ रही है। ये भविष्यवाणी के तौर पे भी आप इसको जान सकते हैं, या फिर आप वैसे भी ज्योतिषीय गणना अपनी कुंडली की स्थिति को भी देख करके जान सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व में 39वां वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें राजनैतिक उदय होता है। जब उसके जीवन में, जैसे कोई सामान्य जनमानस है, कोई आदमी है, मनुष्य है, माँ है, बहन है, कोई भी है, वो संघर्ष करते करते उसका समय अंतराल काफी कुछ बीतता चला जाता है। अगर उसके जीवन में उसने विकास नहीं किया तो उसके बालक ने किया, फिर बालक आकर के करने लगता है विकास, प्रगतिशील हो जाता है। ऐसे ही 39वां वर्ष ज्योतिषीय गणना के अनुसार ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर करके सामने आता है, और ये वो समय आ गया है जिसमें अन्नामलाई के लिए ये बहुत ही प्रतिभाशाली, प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व निखर करके जनता के बीच में आएगा। चलिए, बस मेरे थोड़ी चीजों को सावधानी में बरतनी होगी। चीजें ये हैं, जैसे कि दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार जैसे शिव जी की उपासना करना। क्यों? क्योंकि मिथुन का ये कार्य होता है कि हम प्रत्येक जनमानस से प्रेम से, भाव से, निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक मिलें। तो ऐसे में अगर सौम्यनस्ता लानी है, अपने चेहरे के प्रभाव को आपको जनमानस के अंदर स्थापित करना है, तो शिव की उपासना आपके लिए बेहद आवश्यक होगी। कारण शिव की उपासना से चंद्रमा, जो परिस्थितियां चंद्रमा की विपरीत चल रही हैं, आप प्रत्येक व्यक्ति के दिल और दिमाग में, दोनों में, अंतर हृदय में आप स्थापित होंगे। तो इसलिए इस धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम से यही एक सलाह है, कुंडली के अनुसार चंद्रमा की परिस्थिति को मजबूत करने के लिए शिव की उपासना भी उतनी ही आवश्यक है जितना राजनीति में, चुनाव में एफर्ट आप लगा रहे हैं उसका प्रतिफल प्राप्त करने की। जी। पहली बार ऐसा है कि तमिलनाडु में भाजपा चुनाव लड़ रही है, और वो भी एआईडीएमके के बगैर, और ऐसे में 19 प्रदेश की जो 39 सीटें यानी कि 39 सीट्स है, उसमें 19 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो क्या लगता है, क्योंकि देखा गया है तो साउथ में कभी भी भाजपा का वजूद नहीं रहा है, और संघ ने हमेशा से इस कोशिश में रहा है संघ कि साउथ में भी अपनी वहाँ पे एक ज़मीनी स्तर पर तैयारी, अपनी कोई ज़मीन बना पाए। 2 साल बाद चुनाव भी है, विधानसभा का चुनाव है, तो क्या लगता है कितने जब कमल चाणक्य खिलेंगे? जैसा रणनीतिकार हो, देश को संभाल रहा हो, और चाणक्य जैसी बुद्धि का प्रयोग कर रहा हो, जो मनुस्मृति को पढ़ करके शिक्षित होकर के उस नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करेगा, वो दक्षिण के तमिलनाडु जैसे राज्य में ही नहीं अपितु संपूर्ण राज्यों में उसका वर्चस्व कायम होगा। साक्षात नारायण माँ भगवती लक्ष्मी कमल पर सदैव वास करते हैं, सैया पर विराजमान रहते हैं। तो ऐसे में एक लक्ष्मी की कृपा इस नवरात्रि के पावन पर्व पे जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, वो कहीं न कहीं अन्ना मलाई के लिए तो होगा ही, वो तमिलनाडु की जनता के लिए भी कहीं न कहीं होगा। तो ऐसे में वो कमल का प्रस्फुटित होना, अर्थात खिलना, वहां की जनमानस के लिए एक भाग्योदय का संकेत है। और आप समझिए, राजनीति हो, परिवार हो, हमेशा सत्ता का विलय, सत्ता का आगमन होता रहता है। 3 पीढ़ी विकास करती है, 3 पीढ़ी विनाश करती है। अभी हम कुछ समय पहले हैदराबाद की सीट को लेकर के भी भविष्यवाणियां कर ही रहे थे। तो ऐसे में कहने का सीधा सा विषय ये है, जब आप लंबे समय तक सत्ता का, राज का भोग कर लेते हैं और जनमानस तक आप नहीं पहुंच पाते, उसके अंतर हृदय, अंतर वेदना के तथ्यों को आप नहीं समझ पाते, तब समाज आपको नकारने लगता है। जैसी परिस्थिति आज कांग्रेस की, राहुल गांधी की आप देख रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी सत्ता से विहीन होकर के जाकर के कहीं और से चुनाव लड़ना पड़ रहा है कि समाज में बने रहें हम। तो ऐसी परिस्थितियां तमिलनाडु में भी देखने को मिलेंगी कि कमल वहां पर प्रस्फुटित होगा, खिलेगा, कमल खिल करके आएगा सामने। चलिए, तो आपको क्या लगता है आपकी बात, क्या के अन्नामलई तमिलनाडु में कमल खिलाने में, जिन पर कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का हाथ है, क्या वो सक्सेस हो पाएंगे, और क्या आगे भविष्य में तमिलनाडु का भविष्य बन पाएंगे? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित मधुर जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।